यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल विज्ञान का प्रश्न पत्र है, जो कि अलीगढ़ जिले का है। 2023 साइंस। इसमें देख रहे हैं 3 घंटा। पूर्णांक है आपका 70, 15 मिनट। इसका कोड है, विज्ञान का जो कोड होता है 931 और इसका संकेतांक होता है 824 EO। इसको हम हल करेंगे। देख रहे हैं 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए है। इसमें खंड अ तथा खंड ब में है। खंड अ तथा ब में 3 उपखंड हैं, क ख ग। बहुविकल्पी प्रश्न जो है OMR शीट पर नीले और काल बाल पॉइंट से करना है, जिसका मूल्यांकन इलाहाबाद में कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा और 50 नंबर का जो प्रश्न है वो परीक्षक के द्वारा जांचा जाएगा, जिसमें 50 नंबर में आपको 17 नंबर पासिंग होना जरूरी है। और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न भी हैं। देख रहे हैं खंड अ से ये बहुविकल्पी प्रश्न था, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो देखिए, किसी वस्तु से बड़ा आभासी जो प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है वो है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। इसका दूसरा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल। क्या है? दृष्टिपटल, अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? बैगनी। बैगनी रंग में विचलन अधिक होता है। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी कितनी गुने? 4 गुनी। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होता है? मुलायम लोहा। क्या होता है? मुलायम लोहा। ये आरेख दिया है, किरण आरेख, कौन सा सही है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अवतल लेंस में क्या होगी? यह फोकस। इसके बाद 7वां है, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 1 नंबर का है, जिसको OMR शीट पर आपको भरना था। देख रहे हैं खंड ख है, शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तमाम प्रकार की गैसें होती हैं। 78% नाइट्रोजन सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायु एक क्या है? समांगी मिश्रण है। आपको हवा में अलग अलग दिखाई नहीं देगा कि ऑक्सीजन अलग दिखाई दे, आपको नाइट्रोजन अलग दिखाई दे, दूसरे में समा गए हैं, इसलिए समांगी मिश्रण है। एल्कीन। एल्कीन जो होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, मतलब जितना C उतना दूना H, तो 3 दूना 6। जो दूना होता है C का दूना H जो होगा वही एल्कीन होगा, तो 3 दूना 6। और दूना से जो 2 अधिक होगा वह एल्केन होगा और दूना से जो 2 कम होगा एल्काइन होगा। तो 3 दूना 6, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, एल्कीन हो गया। शुद्ध जल का pH मान सभी लोग जानते हैं 7 होता है। अगला है, आवर्त सारणी में पीरियाडिक टेबल के तीसरे आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में क्या होगा? वृद्धि होगा तथा परमाणुवीय आकार में क्या होगा? कमी होगा। अगला है, कॉलम ए तथा कॉलम बी में सुमेलित करना है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है? मूर्ति का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा से साबुन का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? प्रति अम्ल होता है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कीटनाशक प्रति जीवाणु होता है। तो इसका राइट आंसर जो ए का दूसरा, बी ऑप्शन इज राइट। 13वां क्वेश्चन है, मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो KOH। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? KOH। नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है पवन ऊर्जा। मेंडल प्रसिद्ध थे किसके लिए? आनुवांशिकता के क्षेत्र में। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है फेफड़ों में। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है जाइलम।
एक स्वस्थ व्यक्ति के समान रक्तदाब होता है 120/80। कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो राजेंद्र सिंह। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन आपको उसी का, ये देखिए इंग्लिश वर्जन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए मिरर प्रोड्यूसिंग ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कॉनकेव। Human eye forces the image of an object its retina. The color of white light which is deviated maximum on passing through the glass prism is violet. The current passing through an electric kettle has been doubled. The heat produced will be become 4 times. The most suitable material for making the core of an electromagnetic is soft iron. ये इंग्लिश वर्जन उसी का इंग्लिश वर्जन है। ठीक, इस प्रकार इंग्लिश वर्जन आप देख रहे हैं कि पहला का सही है। मिरर प्रोड्यूसिंग ए वर्चुअल इमेज कॉनकेव। द ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज इन ऑब्जेक्ट इज रेटिना। द कलर ऑफ वाइट लाइट विच इज deviated maximum passing through the glass violet. The current passing through an electric kettle has been double. Heat produced will be 4 times. Most suitable material for making the core of electromagnetic is soft iron. Which one of the following ray diagram is correct? C diagram is correct. Electric motor is a device which transfer क्या करता है? Electrical energy into mechanical energy. Pure air is a homogeneous mixture. Alkane is C3H6. pH value of pure water is 7. On moving from left to right in the third period of periodic table, atomic number increases and atomic size decreases. Tally the given substance in column A with their application given in column B. Plaster of Paris, formation of an idol. Caustic soda, formation of soap. Sodium bicarbonate, antacids, and bleaching powder is a antibacterial. B option is right. Which one of the following gives red color with methyl orange या KOH? An eco-friendly renewable source of energy is wind energy. Mendel is famous in the field of heredity. Sperms are formed in testes. Alveoli occurs in lungs. For the transport of water, plant have xylem. Normal blood pressure of a healthy human 120/80. Who among the following is famous of waterman of India? राजेंद्र सिंह। इस प्रकार मल्टीपल चॉइस की आपका क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं 21वां प्रश्न है। उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ए। आपका ये 4 नंबर का है, इसको बताना है। इसमें देख रहे हैं एक दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक, उसके धसे हुए भाग पर पॉलिश की गई है और देखिए वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत और प्रकाशी, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए A-B। एक किरण B से टकरा कर देखिए जा रही है और यह निकल रही है F से। दूसरा देखिए यहाँ F से होते हुए जा रही है, काट रही है A1B1 पर। तो इसका प्रतिबिंब A1B1 पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक, जब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा चित्र से। ठीक, और यमयन एक दर्पण है और AB एक वस्तु है। B से किरण जा रही है, टकरा कर देखिए F1 से होते हुए जा रही है, फिर B से F से होकर जहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, फिर समांतर हो जा रही है किरण, देख रहे हैं यहाँ से। इस प्रकार ये B से टकरा कर सीधे देखिए F से होकर जा रही है, फिर दूसरा B से नीचे की तरफ होकर जा रही है और B से पुनः इधर की तरफ आ रही है, A की तरफ आ रही है, वस्तु की तरफ।
इस प्रकार इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ध्रुव और फोकस के एफ के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है देख रहे हैं? ये आभासी बन रहा है। जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बन रहा है। देखने से लग रहा है आपको ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आपका छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ध्रुव तथा एफ के बीच में बन रहा है फोकस के, और सीधा आभासी बन रहा है। यही पूछ रहा है उत्तल दर्पण में। अब देखिए, वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष मतलब पीछे की तरफ गाड़ी के शीशा, जो साइड शीशा होता है ड्राइवर के, रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? पहला कारण है कि आपको पीछे देखना है, वस्तु बड़ी है तो उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत दूर तक वह दृष्टि क्षेत्र होता है, इसलिए उत्तल दर्पण लगाते हैं। अब बड़ी वस्तु है जैसे पीछे है तो उसको छोटा करके दिखाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और तीसरा है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चौथा है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पांचवा है गाड़ी के पीछे आने वाली सभी दृश्यों को स्पष्ट, छोटा एवं काफ़ी दूर तक का दृश्य बनाता है। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण को पीछे साइड शीशा में, साइड के रूप में, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, साइड शीशा में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बड़ी वस्तु को छोटा बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, गाड़ी के पीछे आने वाली सभी दृश्यों का स्पष्ट, छोटा एवं काफी दूर तक बनाता है। लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी बाय ए कॉन्वेक्स मिरर स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फाउंड, व्हाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर वी मिरर इन द बाइसाइकिल। वही क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है। 21वां सवाल जो पूछा था। 22वां सवाल देख रहे हैं, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यह पूछ रहा है। एक क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। आपको दूरदृष्टि देश चित्र बनाना है। दूरदृष्टि दोष को कैसे संशोधित करते हैं, 2 नंबर का, और 2 नंबर का है न्यूमेरिकल प्रश्न पत्र है, उस 4 नंबर का आपको हल करना है। इसी का अंग्रेजी वर्जन आपको अभी दिखा रहे हैं 22वें का। ये कह रहा है, एक्सप्लेन विद ड्राइंग ए डायग्राम हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया आई इज 75 सेंटीमीटर। What is the focal length of lens required to correct this defect? The near point of a normal eye is 25 सेंटीमीटर। आपको ये करना है। देखिए, चित्र बनाकर हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए कि यह रेटिना है और बीच में लेंस है, आँख है। तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का क्या होता है निकट बिंदु? दीर्घ दृष्टि दोष युक्त है नेत्र का निकट बिंदु देख रहे हैं ये रेटिना पर, इसमें कोई दोष नहीं है, दोष युक्त है, दोष मुक्त है। ये रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें कोई दूरदृष्टि दोष इसमें नहीं है। देखिए नीचे देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि रेटिना के आगे बन रहा है, यही दूरदृष्टि दोष होता है या दीर्घ दृष्टि दोष होता है। हम जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। निकट जो वस्तुएं होती हैं रेटिना पर न बन के आगे बन जाती हैं, इसलिए हमको प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता है। यही दूर होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। अब इसको दूर कैसे करेंगे? देखिए इसमें लेंस लगा रहे हैं, चित्र नंबर 3। दूसरे में दीर्घ दृष्टि दोष युक्त है और उसमें क्या था, दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त नेत्र। तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त नेत्र का ये सही चित्र है। दूसरे में देख रहे हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, मतलब दूर दृष्टि दोष दूर है, दूर दृष्टि दोष है आँख में, तभी रेटिना पर रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा देख रहे हैं, इसको दूर कैसे करेंगे? एक लेंस लगा दिए हैं, उत्तल लेंस, अब रेटिना पर बन रहा है प्रतिबिंब, दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। ठीक, रेटिना के आगे जब बनेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा और उसको दूर करने के हमने एक लेंस लगाया, उत्तल लेंस, जिससे पुनः प्रतिबिंब किस पर बन रहा है? रेटिना पर। यही दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन या दूर दृष्टि दोष का संशोधन का चित्र है।
अब आगे देखेंगे, स्वस्थ मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर आपका स्वस्थ नेत्र है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। यदि नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर रेटिना के बाद बनने वाला लगता है, जिससे निकट के बिंदु का प्रतिबिंब नहीं देख पाते। इसके संशोधन के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, जिसे अभिसारी लेंस कहें चाहे उत्तल लेंस कहें चाहे कॉन्वेक्स लेंस कहें, का प्रयोग करते हैं। यह उत्तल लेंस प्रतिबिंब को रेटिना पर पुनः बना देता है। ठीक, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे, जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। इसमें भी बराबर दिया है 75 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 75 सेंटीमीटर के दूरी पर बन रहा है, तो भी बराबर -75। यू क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र या मानव नेत्र का निकट बिंदु कहें या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो यू बराबर -25 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v का मान -75 है, u का मान -25 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25, तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/75 प्लस 1/25। 1/25 को आगे लाएंगे, धन है तो लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/25 माइनस 1/75। हल करेंगे तो आएगा 50/25, 50 से काट देंगे 2/75, f बराबर हो जाएगा 75/2, 37.5 सेंटीमीटर। यहाँ धनात्मक आई है फोकस दूरी, इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी हो गया 37.5 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा है। ठीक, प्रश्न देख रहे हैं, इस पर थोड़ा सा लिख दिए है बच्चा। किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। नहीं, तीसरा 23वां क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे वह उतनी ही धारा ले? तो देखिए, चालक का प्रतिरोध R जो होता है उसको हम देखें किस किस बातों पर निर्भर करता है। इसका अंग्रेजी दिखा रहे हैं आपको सवाल का। On what factor does the resistance of a conductor depend? Electric bulb operated at 80 volt takes 10 amperes current. How much resistance should be connected in series with the bulb to use it to 140 volts so that it takes the same current? अब इसको हल करके देखें। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? सवाल को साफ साफ लिख दिए हैं पर्चे पर से। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे वह उतनी ही धारा ले? तो देखिए, चालक का प्रतिरोध की निर्भरता किस पर होता है? आर समानुपाते एल, अर्थात लंबाई के समानुपात होता है। जितनी अधिक लंबाई उतना अधिक प्रतिरोध। दूसरा होता है प्रतिरोध आर व्युत्क्रमानुपाती ए, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा है प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा, मोटाई का मतलब ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं आर समानुपाती 1/, तार की मोटाई है। अगर तार मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, तार पतला है तो प्रतिरोध अधिक होगा। इसीलिए फ्यूज में पतले तार का प्रयोग करते हैं। आर बराबर रो एल अपान ए। देखिए, आर क्या है? प्रतिरोध। रो क्या है? इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या परिचालकता। और यल क्या है? लंबाई। ये क्या है? क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसमें देख रहे हैं यल तो सीध में है, लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। जितना अधिक लंबाई तार उतना अधिक प्रतिरोध, लेकिन ए नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती है, जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध। तार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक किस पदार्थ का बना है, नाइक्रोम का है, एल्युमिनियम का है, कापर का है, तो तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो है 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, अधिक लंबाई अधिक प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या मोटाई पर, अधिक क्षेत्रफल या अधिक मोटा कम प्रतिरोध, और चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ किस पदार्थ का बना है। इस प्रकार यह। अब हम सवाल को देखेंगे। 80 वोल्ट दिया है और धारा का मान 10 एम्पीयर। तो ओम के नियम से V = IR, तो R बराबर हो जाएगा V/I। R का मान आ गया 8 ओम। 8 ओम के ही विभवांतर 80 वोल्ट से बढ़कर 240 वोल्ट बढ़ जाने के कारण अब 80 वोल्ट पहले था, अब 240, तो प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा?
240/10 बराबर 24 ओम। अब इसको कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने कितना प्रतिरोध मतलब जोड़ें कि धारा वहीं रहे, तो प्रतिरोध 24 - 8 बराबर 16 ओम। धारा 10 एम्पीयर पर प्रतिरोध 16 ओम होगा। इस प्रकार हमारा ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन देखिए, इस पर कुछ कट पिट कर दिया है बच्चा। 24 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना। इसको मैं साफ साफ लिख कर हल कर रहा हूँ। इस वर्जन देख रहे हैं। डिफाइन किलोवाट हावर, हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट हावर। एन इलेक्ट्रिक केटल rated at 220 volt to 2 kilowatt works for 3 hour. Calculate the energy consumed and current drawn. आपको एनर्जी करना है कंज्यूम्ड और करंट ज्ञात करना है। ये साफ साफ इसको मैं लिखा हूँ कि किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए कि किलोवाट घंटा किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए, और 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। 1 नंबर परिभाषा पर, 1 नंबर जूल में बदलने पर, और 2 नंबर सवाल पर हल करने पर। एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना की। तो परिभाषा पहले जानेंगे। किलोवाट घंटा, देखिए सामर्थ्य गुणित समय बराबर होता है ऊर्जा, P × T बराबर W। तो सामर्थ्य का मान 1 किलोवाट है और समय का मतलब घंटा ले रहे हैं, तो W बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए, अगर P का मान हम 1 किलोवाट कर रहे हैं और समय 1 घंटा, तो W का मान क्या रहा है? 1 किलोवाट घंटा। तो परिभाषा बना सकते हैं कि 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ठीक, इस प्रकार परिभाषा हो गया। अब उसको हम बदलेंगे जूल में। बदलने के लिए P × T = W, तो P बराबर हो जाएगा W/T। P का मात्रक है वाट, W का मात्रक है जूल, T का मात्रक है सेकेंड। तो जूल बराबर हो जाएगा वाट × सेकेंड, त्रिय गुणा कर देंगे। अब किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा, देखिए 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000। 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600। इसलिए 1000 × 3600 सेकेंड कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.6 × 10⁻², 10⁻3, 36 गुणते लिखेंगे। 3600 को लिखेंगे 36 × 10⁻², और 1000 को लिखेंगे 10⁻3, इसलिए 36 × 10⁻5 वाट सेकेंड। अब 36 को हम 10 से भाग दे देंगे और 10 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो 36 में जब 10 का भागा देंगे तो 3.6 और 10⁻5 और 10⁻1 जुड़ जाएगा। 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेंड। अब देख रहे हैं ऊपर वाट सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल। इसलिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक, इस प्रकार ये हमारा 1 नंबर का सवाल हल हो गया। अब हम सवाल को हल करेंगे। यह है 2.2 किलोवाट, तो इसको बदल लेंगे वाट में, 1000 गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 2200 वाट। और V का मान दिया है 220 वोल्ट, समय दिया है 3 घंटा, उसको सेकंड बदल लेंगे। 1 घंटा में 3600 सेकंड, 3 घंटा में 3600 गुणा कर देंगे, 10,800 सेकंड। अब प्रयुक्त ऊर्जा बराबर हो जाएगा, या ग्रहण ऊर्जा बराबर हो जाएगा 2200 × 10,800, उस प्रकार 237640 जूल आ जाएगा। इसका मान ऊर्जा का निकल गया। अब धारा का मान निकालेंगे P/V से, 2200/220, 10 एम्पीयर। धारा होगी 10 एम्पीयर और ऊर्जा हो गई 23760000 जूल। ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चित्र बताइए। इसको मैं साफ साफ लिख कर है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए और कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए। नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के उपाय। पहला है, जब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर हो जाए तो क्या हो जाए? बल को बढ़ा सकते हैं। F बराबर IBL sin थीटा, जब थीटा = 90 डिग्री, साइन 90 बराबर 1, F बराबर IBL।
इसमें अधिक होगा। दूसरा है परिनालिका के अंदर नर्म लोहा रखकर हम क्या कर सकते हैं, धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, इससे हमारा क्या होगा, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ा सकते हैं। चौथा है परिनालिका में प्रवाहित धारा को बढ़ा करके, अगर परिनालिका में विद्युत धारा को हम बढ़ा रहे हैं प्रवाहित धारा को, तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये पूछा था कि कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ा सकते हैं। तो पहला क्या था कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखेंगे। दूसरा कंडीशन था कि परिनालिका के अंदर नर्म लोहा रखकर। तीसरा था कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर। चौथा परिनालिका में प्रवाहित धारा को बढ़ा करके पूछ रहा है। तो विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, जनरेटर। इसके बाद अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया था। इसमें दिया था चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, उसके पास वाली तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हो। देख रहे हैं अंगूठा है जो बल F को बल दर्शा रहा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को दर्शा रहा है और मध्यमा बीच वाली अंगुली धारा को दिशा रहा है। तीनों लंबवत है, मतलब अंगूठा और तर्जनी के बीच 90 डिग्री, तर्जनी और मध्यमा के बीच 90 डिग्री। इस प्रकार अगर हम फैलाएं, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली मतलब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताए, दिशा B, तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा I, तो अंगूठा क्या होगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बहुत ही आसान है कि यदि हम 3 अंगुलियों को बाएं हाथ की इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हो, अर्थात तीनों अंगुलियों के बीच 90 अंश का कोण बने, तो तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को व्यक्त करे और मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, यदि हम अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगुली दूसरी अंगुली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का है, 4 नंबर इसमें मिलेगा। ठोस IPSC नेम बताना है। पहला देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl का। दूसरा है CH3 CHOH COOH। तीसरा है CH2 CH CH2 C2H5 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 से जुड़ा है। और चौथा HCCl Br। 4 का IPSC नेम 4 नंबर का है। इस प्रकार हम IPSC नेम देखेंगे। पहला का IPSC नेम है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। अब इसका हम नंबरिंग करेंगे। देखिए डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है, इधर से CH2 से, तो 1 2 3, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। प्रोपीन क्यों होगा कि कार्बन की संख्या 3 है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड रहता तो आइन लगता, नहीं रहता एको बॉन्ड सिंगल रहता तो प्रोपेन रहता। तो 3 क्लोरो प्रोपीन 1 प्रोपीन। दूसरा है CH3 CHOH COOH। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड इसलिए है कि COOH कार्बोक्जिलिक है, तो ओइक लगाते हैं। ठीक, और तीसरा है CH2 CH CH3 C2H5 सबसे जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे 4 एथिल। कितने एथिल हैं, 1 2 3 मेथिल, 4 एथिल हेप्टेन। इसका नाम क्या है, 4 एथिल हेप्टेन। अगला है HCCl ब्रोमो क्लोरो आइडोमेथेन। इसमें सवाल है क्लोरीन परमाणु 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट करिए, इसकी संयुक्ता लिखिए। का 17 एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक, उसको तोड़ेंगे तो 287, K कोष में 2, L 8, M 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसमें आवर्त की संख्या देखिए कितना है, या कोषों की संख्या KLM 3 कोष हैं, तो आवर्त P ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 3p5 में जा रहा है, तो ब्लॉक पूछेगा तो P ब्लॉक का तत्व किसमें है,
आवर्त की संख्या क्या है? 3। ठीक, अब इसकी संयुक्ता क्या है? क्लोरीन की संयुक्ता 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी, यही पूछा है। अब पी ब्लॉक में कौन कौन से रहते हैं? 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए, शून्य वो पर ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। क्लोरीन की संयुक्ता 1 होगी। ब्लॉक पी वर्ग 7th या 17वें समूह, संयुक्ता 1 हो। क्वेश्चन है संतुलित करना है, तो C6H12O6 प्लस O2 तो हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2। और यहाँ क्या हो जाएगा? 6 C6H12O6 प्लस 6O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6O2। संतुलित है C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O। कितना कार्बन है? 6 दूनी 12, 6 18, तो 6 और 6 दूनी 12, 6 18, सही हो गया। अब दूसरे का है CaCO3 प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तीसरा N2 प्लस 3H2 2NH3, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस Cl2 2H2O। इस प्रकार यह संतुलित हो गया। टिप्पणी: ऑक्सीकरण अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, भर्जन अपक्रिया। अपक्रिया देखिए किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या किसी विद्युत श्रेणी तत्वों का योग हो, या किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या कोई धन विद्युत तत्व अलग होता है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2Mg प्लस O2 2MgO। देखिए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, S प्लस O2 SO2, 4HCl प्लस MnO2 MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख रहे हैं, ये 2Mg प्लस O2 2MgO, S प्लस O2 SO2, 4HCl प्लस MnO2 MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, एक दूसरे के अदला बदली हो जाती है। अभिकारक प्रतिस्थापन अपक्रिया, जैसे Zn प्लस CuSO4। देखिए Cu के साथ SO4 था, अब यही SO4 किसके साथ चला गया? Zn के, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Zn SO प्रतिस्थापन अपक्रिया, Zn प्लस CuSO, ZnSO4 प्लस Cu। मतलब वह क्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित मतलब हो जाता है, हटाकर वहां बैठ जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। भर्जन रोस्टिंग, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु के नियंत्रित करके गर्म करने पर या गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। जैसे CuFeS2 कॉपर पायराइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं, Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2, पुनः 2Cu2S प्लस 3O2 2Cu2O प्लस 2SO2। ये क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। मेंडल ने 3 नियम दिया था, कौन कौन? पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिवन का नियम। इस प्रकार एक 4 नंबर का प्रश्न है, मेंडल का नियम देखेंगे हम। मेंडल ने 3 नियम दिया था, कौन कौन? प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेशन, और तीसरा था स्वतंत्र अभिवन का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस प्रकार हम 3 नियम देखेंगे, प्रभाविकता, पृथक्करण और स्वतंत्र अभिवन का नियम। प्रभाविकता का नियम क्या है? जब शुद्ध लंबे पौधे TT, शुद्ध बौने पौधे स्मॉल TT के बीच संकरण क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण, लंबापन, जो प्रभावी है दिखाई देता है, और जो अप्रभावी लक्षण है बौनापन, वो छिपा रहता है। ठीक, लंबा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है, इसका संकरण करा रहे हैं तो सभी लंबे पौधे, यहाँ बौने पौधे छिप जाते हैं। प्रथम संतानी पीढ़ी में सभी लंबे पौधे TT संकर होते हैं, तो जो बौनापन है वो छिप जाता है, लंबापन प्रभावी लक्षण दिखाई जाता है। तो प्रभावी लक्षण क्या है? लंबापन। अप्रभावी लक्षण क्या है? बौनापन।
जब विपरीत लक्षण वाले शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम स्तनीय पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन प्रभावी दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। नियम क्या है? जब प्रथम संतानित पीढ़ी F1 के विषय विषम युग्मनजी पौधों में, देखिए विषम युग्मनजी पौधे किसे कहते हैं? गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन्स मौजूद हों उसे विषम युग्मनजी कहते हैं। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो द्वितीय संतानित पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण सिग्रेशन हो जाता है, अतः लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। प्रथम पीढ़ी F1 के साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। युग्मक निर्माण के समय लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इस नियम युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध बौने पौधे। तो लंबा पौधा प्रथम पीढ़ी में संकर, फिर इसके साथ स्वपरागण कर रहे हैं F2 पीढ़ी में, तो लंबा पौधा शुद्ध टीटी, इसमें 25% चांस लंबा पौधा संकर, और लंबा पौधा संकर ये टीटी और इसमें 50% और बौना पौधा 25%। इस प्रकार अनुपात होता है 1:2:1 में। ठीक। तब बोन का नियम, इस संकरण में जब कहीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं कर पाती है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानित पीढ़ी F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। इस संकर संतानित पीढ़ी F1 के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानित पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। इसमें गोल दोनों प्रभावी शुद्ध हैं, वाई या येलो और रेड, और जनक हरा और झुर्रीदार दोनों प्रभावी, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसके बीच जो पृथ्वी होती है पीला और गोल प्रथम पीढ़ी, ये आपका चित्र है। पीले और गोल दोनों प्रभावी, हरे और गोल प्रभावी, दूसरा अप्रभावी, पीले और झुर्रीदार। इस प्रकार अनुपात होता है 9:3:3:1 में। F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोल आकार और पीले रंग तथा झुर्रीदार आकार तथा हरा संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव जीन्स पृथक हो जाते हैं, और F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग भी और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। एक आवृत बीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का विवरण दीजिए। आवृत बीजी पौधों में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। बाह्य अध्यावरण, बीज के बीच चोल का बनता है, पहला परिवर्तन हो। दूसरा अंतः अध्यावरण, बीज का अंतः कवच या टेगमेन बनता है। तीसरा है बीजांड वृंद, यह नष्ट हो जाता है, जबकि लीची में एक मसल उत्तक बनाता है, यह बीज चोल या एरिल कहलाती है। चौथा उसमें होता है बीजाणु द्वार, यह पहले जैसा ही रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक। बीजांड का यह प्रायः समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में रहता है, जिसे परिभ्रूण पोष भी कहते हैं, जैसे कुमुदनी में। इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन 5 परिवर्तन है। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर माने जिसे आर होता है ना, ABCD का आर, 5 आर का वर्णन करना है कि 5 आर से क्या होगा। 5 प्रकार के आर का वर्णन कर रहे हैं। एक आर से रिफ्यूज, एक आर से रिड्यूज, एक आर से रीयूज, एक आर से रिपर्पोज, दूसरा आर से रिसाइकिल। ये 5 आर का मतलब पूछ रहा है। तो पर्यावरण बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है? रिफ्यूज, इनकार, हम ऐसी वस्तुओं को लेने से इनकार कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक। दूसरा है रिड्यूज, मतलब हम ऐसी वस्तुओं का उपयोग कम से कम करें, जैसे बिजली के पंखे, फ्रिज, बल्ब, ये सब रिड्यूज। रीयूज, पुनः उपयोग, इसमें पीने की बोतल को न फेंककर पुनः उपयोग में ला सकते हैं। चौथा है रिपर्पोज, पुनः प्रयोजन, टूटे हुए चीनी के बर्तन में पेड़ लगाना, टूटे बाल्टी को डस्टबिन बनाना, इसको रिपर्पोज कहें, पुनः प्रयोजन। रिसाइकिल, पुनः चक्रण, कागज से नई वस्तुओं का बनाना चक्रण कहलाता है। तो 5 आर है। पहला आर क्या था? रिफ्यूज, दूसरा रिड्यूज, तीसरा रीयूज, रिपर्पोज और रिसाइकिल। 5 आर का बारे में आपको लिखना था। नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। जो मनुष्य है उसका नर प्रजनन तंत्र। मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन आपको ये देख रहे हैं, चित्र बनाया गया है।
इसमें मूत्राशय है, बगल में मूत्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, वीर्य पुष्टिका है, मूत्र मार्ग है, स्तंभ ऊतक है, अंडकोश या एक थैली है, वृषण है, अधिग्रहण है और शिश्न है। ये आपका मानव के नर प्रजनन तंत्र का चित्र है, आपको चित्र बनाना था। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखना है। इस पे एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित का अर्थ होता है बदलना, जबकि पादप के दो भाग होते हैं, मूल या जड़ जमीन के अंदर जो रहता है, दूसरा प्ररोह जो जमीन के बाहर रहता है। प्ररोह किससे बनता है? तना, शाखा, पण, पुष्प प्ररोह का भाग हो। प्ररोह सूट जिसे कहते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जैसे एक पौधा है जिसके तना है, शाखा, शाखा में सहपत्र के पत्ती का, फिर पुष्पासन, इसी से पुष्प वृत्त बनता है। और पुष्प जो वृंत होता है, पुष्प पत्र, उसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग होते हैं। पत्र में क्या होता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग।